प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल। एंड जो हमारी क्लास हैं सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 2022 एग्जामिनेशंस, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं संस्कृत के बेस के, वो सभी को इंक्लूड करके हमने क्लास बनाई है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। उसमें सभी तरह के संस्कृत का जो ग्रामर हो गया, संस्कृत का जो वैदिक साहित्य हो गया, वो पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, सभी का जो सार है वो ही हम क्लास में कराने वाले हैं। और बिल्कुल डीप से लेकर के हम आए हैं, बेसिक से डीप तक कराएंगे, ठीक है। तो हमारी जो आज की क्लास है वो क्लास नंबर 8 रहेगी और जनरल क्लास लगेगी। जनरल क्लास वैदिक साहित्य के लिए रहेगी। पर्टिकुलर टॉपिक हमारा रहेगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में जो वेद कहाँ से उत्पन्न हुए, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद शब्द ने जो है वो कितना प्राचीन है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को पता ही होगा, माय नेम इज निधु चौधरी एंड यहाँ पे हमारे फिलर फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप देख सकते हो। ओके, देन ये हमारे टेलीग्राम्स के जो चैनल्स हैं वो देखते हैं हम। तो हमारा जो टेलीग्राम्स ग्रुप बन चुके हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, जो फिलर फॉर्म का टेलीग्राम्स जो है वो यहाँ पे हैं, तो आप सब उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जितने भी हमारे क्लासेस होते हैं वो सबके लिंक्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम्स पे आपका रहने का मेन मोटिव यही रहेगा कि आपको टाइम टू टाइम जितने भी क्लास हमारे होते हैं वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो फिलर फॉर्म का जॉब अपडेट ये मोस्ट, क्योंकि अभी किसी को भी पूछे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो सभी यही आंसर देंगे कि हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो जॉब के रिलेटेड यहाँ पे हमने ग्रुप्स बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हो ये इंफॉर्मेशन जितने भी हैं, एडवर्टाइज हैं, जितने भी न्यूज़पेपर में हैं या कहीं पे भी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये जो हमारा फिलर फॉर्म का एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, मटेरियल्स मिलेगा, फ्री स्टडी जो नोट्स हैं वो मिलेंगे। फिर आपको वहाँ पे जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और उसमें आपको ओल्ड के जो पेपर हैं एग्जाम्स के वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कहाँ से करना, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे, डीएम पर्सनल में आ रहे हैं कि मैम हमें फिलर फॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको बता दो कि जो हमारा गूगल प्ले स्टोर है, सभी को पता है प्ले स्टोर के बारे में, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करोगे फिलर फॉर्म, तो आपको वहाँ पे हमारा ये लोगो वाला ऐप मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कोई पे करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा पीजीटी डीजीटी का क्लास का जो टाइमिंग है वो बताओ, उसके पहले मैं देखती हूँ कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं। अनामिका जी, नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय अनामिका जी। आप कल बोल रहे थे अनामिका जी कि आपको ग्रुप्स में ज्वाइन होना है, क्या आप ज्वाइन हो चुके हैं कि बाकी है? क्योंकि आपको लिंक्स नहीं मिली थी, शायद आपने ज्वाइन किया।
तो ये हमारा जो टाइम टेबल है, जो क्लासेस हो रहे हैं हमारे, तो 8 AM से स्टार्ट होकर के 10 PM तक हमारी जो क्लासेस का जो डे है पूरा का पूरा शेड्यूल टाइट रहेगा। यहाँ पे 8 AM से क्लासेस स्टार्ट होकर 10 PM तक चलती है। तो पहले तो बता दूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस कौन से हैं। तो जो करंट जीके का है वो सबके लिए है, फिर एसएसटी सेकंड पेपर के लिए है, मैथ भी सबके लिए है, सब भी एग्ज़ाम में मैथ आती ही है, फिर जीके भी है, फिर जनरल इंग्लिश जो सेकंड पेपर है उसका ही है, और ये संस्कृत हमारा आपको पता ही है 1 PM को। सीडीपी जो सेकंड पेपर है उसका होगा। फिर ये रीजनिंग का जो सबके लिए है, तो सबको ज्वाइन करना होगा रीजनिंग का क्लास। फिर होम साइंस, एनवायरनमेंट और कंप्यूटर भी आपके लिए है, ठीक है। जनरल हिंदी आपका अगर सब्जेक्ट हो तो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हमारा पूरा डे इसमें ही क्लास में ही चला जाएगा। अगर बीच में टाइम रहता है तो आपको क्लास का जो चल रहा है वो आपको रिमाइंड करना होगा, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व करने होंगे। तो अपने खुद की जो प्रिपरेशन करोगे वही आपको एग्जाम में क्रैक कराने के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। मैम टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है आपका। मेरा क्यों नहीं ओपन हो रहा है? सभी शताक्षी जी और भी 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे कल पर्सनल में भी मैसेज किया था। मैंने आपको बताया था ना, @need48 करोगे, सर्च करना है आपको, उस पर आप मुझे पाओगे, मेरा आईडी आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको वहाँ आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। देन आगे चलते हैं, हमारी सीटेट बैच वो भी स्टार्ट हो चुकी है 15 अगस्त से। तो उसमें एसएसटी का जो सब्जेक्ट है 9 AM से क्लास उसकी होगी। फिर हमारी जो मैथ है, जनरल मैथ, जनरल इंग्लिश होगा और संस्कृत। सीटेट बैच में भी संस्कृत है, तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो क्लासेस है वो सभी एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। सीडीपी रीजनिंग 4 PM को रीजनिंग की क्लास ज्वाइन करनी है। एनवायरमेंटल अगर सेकंड पेपर है तो कंप्यूटर जनरल होगा। फिर कंप्यूटर साइंस में भी होता है, पर कंप्यूटर जनरल भी होगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो, और हिंदी सेकंड पेपर, ठीक है। उसके बाद न्यू रीट बैच वो भी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। उसमें एसएसटी है, मैथ आपको ज्वाइन करना होगा। फिर जो राजस्थान का है वो राजस्थान का जीके यहाँ पे क्लास हो रही है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सीडीपी कंप्यूटर आपको ज्वाइन करना होगा। रीट में संस्कृत नहीं है तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स, कल भी मुझे एक पर्सनल में डीएम आया था कि मैम हमने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है। मैंने बोला वेरी गुड, क्योंकि जो क्रैश कोर्स है उसमें आपको काफ़ी मटेरियल्स मिल रहा है। तो प्लीज़ मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि एक बार कर लो। ओनली 200 उसकी प्राइस है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बाज़ार में भी ऐसे चले जाओगे तो ऐसे ही 200 रुपीज़ ऐसे ही आप वेस्ट करके आ जाओगे, पर ऐसा नहीं करना है आपको। ये 200 रुपीज़ यहाँ पे आपका फ्यूचर का सवाल है। फ्यूचर में अगर आपका जो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम्स है वो अगर आप क्रैक करोगे तो आपको वो 2000 से भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको ज्वाइन करना होगा, अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे लाइव क्लास मिल रहे हैं आपको, फिर नोट्स मिल रहे हैं PDF, फिर 100 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, फिर PYQ ओल्ड पेपर्स मिल रहे हैं, क्लास के सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके, और 24/7 सपोर्ट हमारा मोस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर ज्वाइन करने के लिए आपको कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे दिया हुआ है, तो कांटेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे।
ये हमारा कॉन्टेक्ट्स है, तो आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, कौन कौन ज्वाइन हो चुका है बच्चों, बताओ। ओके, तो लाइक कर लो वीडियो को पहले, तो आपका जो अटेंडेंस है वो क्लियर कर लो, लाइक करके आ जाओ जल्दी से। तब तक मैं 2 मिनट होल्ड रखती हूँ, ठीक है। जल्दी से लाइक कर आ जाओ। हेलो रागम संगीतालया, हेलो, नमः संस्कृताय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेट स्टार्ट। हमारा जो आज का क्लास है, स्टार्ट करने से पहले मुझे रिमाइंड कौन कराएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। फटाफट से चलोगे तो क्लास में मज़ा आएगा, और हमसे कोऑपरेट रहकर ही आप चलोगे। मैं जो पूछूं आप उसका आंसर दोगे, आप मुझे बताओ, आपके जो डाउट्स है हम क्लियर करें, ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो ही आपको क्लास में इंटरेस्ट लगेगा। तो प्लीज़ पहला आपको जो भी ज्वाइन हो चुके हैं वो बताओ, ठीक है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है। अनामिका जी, क्या मेरी वीडियो पीपीटी शो नहीं हो रही, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? नमस्ते मनीषा जी, नमस्ते, नमः संस्कृताय। यस राइट, हमने कल संस्कृत में गिनती पढ़ा था। जो हमने 2 क्लास में गिनती पढ़ा, 1 to 50 और 51 से 100 तक, 2 क्लास हमने गिनती की कराई। तो आई होप आपको गिनती क्लियर होगी, ठीक है। फिर भी एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, अगर जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं आज, कि जो मनीषा जी हैं, फिर जो रागम जी हैं, वो उनको भी बता दो कि हमारी जो कल क्लास हुई थी वो गिनती के बारे में हमने की थी। तो 1 to 50 तक हमने परसों की थी, और कल हमने 51 से 100 तक की थी, ठीक है। तो आपको एक बार देख लेना है कि क्या क्या पूछा जाता है। एक या 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं आपके, कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम हो, क्योंकि गिनती काफ़ी बार पूछी जाती है। तो एक बार देख लो आप कि ये हमारी गिनती की क्लास है। अब ठीक है, ओके देन क्लास में कंटिन्यू नहीं रहे।
ओके, देख लिया। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक साहित्य का रहेगा। वैदिक साहित्य हमारा बहुत प्राचीन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन लेके मैं आई हूँ। तो वैदिक साहित्य में क्या होगा कि वेद, वेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वेद शब्द में कौन सी धातु है, वेद क्या है, पौरुष है, अपौरुष है, क्या है। तो वेद शब्द का हमें बेसिक सा जो है बिल्कुल डीप से वो ही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। मैं टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रही हूँ, जो लिंक दी है आप उसी ऊपर नहीं हो रहा है। मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ अनामिका जी, आप लास्ट में मुझे मैसेज करके बताओ दो, ठीक है। ओके, तो वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है वो क्या है, तो देखते हैं वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो भारतीय संस्कृति में वेद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च है। भारतीय जो संस्कृति है उसमें वेद बहुत प्राचीन, अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत सर्वोच्च स्थान पर आते हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो मुख्य आधारशिला है वो वेद है। जो हमारी संस्कृति है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, वेद से। वेद में सभी जो दैनिक जीवन के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी डाउट्स होता है, वो सब आपको वेद में ही मिलेंगे। वेद में काफी ऐसा नहीं है कि वेद हो गया तो संस्कृत का हो गया, उसमें सूत्र हो गए, उसमें ऋचाएं हो गई, उसमें श्लोक हो गए, ऐसे नहीं है। वेद जो है वो काफी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं जो दैनिक जीवन में जो भी होता है। जो अथर्ववेद हो गया वो आयुर्वेद पर होगा, जो संगीत है वो सामवेद पर है। ऐसा जो भी हमारा अभी जो चल रहा है वो सभी पहले से ही था। हमारा जो वेद है उसमें ही वो सब मिल रहा है। तो उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है वो अभी है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि संस्कृत है तो संस्कृत में क्या होगा कि उसमें तो श्लोक होंगे, ऋचाएं होगी, ऐसा ऐसा नहीं है। तो ये जो आपकी मानसिकता है वो आपको बिल्कुल निकाल देनी है, ठीक है। तभी आप वैदिक साहित्य डीप से समझ पाओगे, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, देन हम आगे चलते हैं। हिंदुओं के रहन सहन, आचार विचार एवं धर्म, कर्म तथा संस्कृति को जो समझने के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक है। जो हिंदू संस्कृति है तो हिंदुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, आचार कैसे करना चाहिए, विचार कैसे तो आचार विचार धर्म कर्म, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, ये सब जो बता रहे हैं वो कौन बता रहा है, हमारी संस्कृति क्या है। तो हमारी संस्कृति ये जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, तो वो सब हमारा जो वेदों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। समझ गए? ओके, भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल ग्रंथ है। जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो वेद है वो सनातन है। सनातन वर्णाश्रम यानी वर्ण उसमें बताए हैं, तो वर्णाश्रम के धर्म के मूल ग्रंथ है, ठीक है। अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षात्कृत धर्म ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्म शास्त्र के तत्व की विशाल विमल राशि का नाम वेद है। तो यहाँ पे वेद की जो व्याख्या की है, क्या किया है कि जो अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षात्कार धर्मा ऋषियों के, जो धर्म ऋषियों थे, धर्मादि ऋषियों थे, उनकी जो अनुभूति है, अध्यात्म के ऊपर उनकी जो अनुभूति है वो हम दिव्य चक्षु से जो करते हैं, तत्व की दृष्टि से जो हम करते हैं वो राशि का नाम है वेद। समझ गए? तो कितनी बढ़िया यहाँ पे डेफिनेशन दी है वेद की कि अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षात धर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्म शास्त्र के तत्वों की विशाल विमल राशि का नाम वेद है, ठीक है। समझ गए? अगर समझ गए हो तो एक बार थंब करो, हम आगे चलते हैं। ओके, देन
मनु के अनुसार वेद पितरों देवों का वह सनातन चक्षु है जिसके माध्यम से कालातीत और देशातीत का भी दर्शन संभव है। मनु जो है, मनुस्मृति में जो मनु है, मनुकार, तो मनु के अनुसार जो वेद है, तो वेद पितरों और देवों का सनातन चक्षु है। देवों और पितरों का सनातन चक्षु है जिसके माध्यम से हम कालांतर, यानी पहले क्या था, फिर अभी का क्या है, पहले जो काल था उसमें क्या था, अभी जो हमें क्या वर्णन करना है, क्या कैसा व्यवहार करना है, वो कालातीत और देशातीत यानी दूसरे देश से ये दिशा, तो ये जो दर्शन का जो संभव है वो है वेद। तो यहाँ पे बताया है, मनुस्मृति में बताया कि पितृदेव मनुष्यणा वेद चक्षुष सनातनम। तो यहाँ पे है कि मनु के अनुसार पितृ और देवों का सनातन चक्षु जिसके माध्यम से कालातीत और देशातीत का भी दर्शन संभव है, ये जो है वो वेद में है। ठीक है, वेदों में वर्णित विषयों का स्मृति, पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त है। वेद है उसका कहाँ कहाँ पे वर्णन प्राप्त मिलता है विस्तार पूर्वक से, तो स्मृति ग्रंथ हो गए। कौन कौन से स्मृति ग्रंथ है, तो मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे जो स्मृति ग्रंथ हैं। पुराण, तो जो देवी पुराण है, भागवत पुराण है, स्कंद पुराण, ऐसे जो पुराण है, पुराण में तथा धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र ग्रंथ है उसमें विस्तार पूर्वक से वर्णन प्राप्त है। समझ गए। उसके बाद है वेदों की व्याख्या। वेदों की व्याख्या जो है वो उपनिषद, दर्शन तथा अर्थ धर्मशास्त्र में विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है। उपनिषद कौन से हो गए, मुंडको उपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसे जो उपनिषद हैं। दर्शन, दर्शन जो भारतीय दर्शन है, चारवाक दर्शन, जो दर्शन हो गए उसमें, और धर्मशास्त्र के ग्रंथ में विभिन्न प्रकार से उपलब्ध है। समझ गए। जिसमें उपनिषद तथा दर्शन वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या को कौन प्रस्तुत करता है, वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या है उसको कौन प्रस्तुत करता है, तो उपनिषद है और दर्शन ग्रंथ है। तो उपनिषद और दर्शन ग्रंथ हमारी वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र में मिलते हैं। हाँ जी, चलो हम आगे चलते हैं। दर्शनों में पूर्व मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से वेद में प्रतिपादित कर्मकांड के विषयों पर ही आधारित है। जो दर्शन है उसमें प्रमुख दर्शन बताया है कि पूर्व मीमांसा, जो पूर्व मीमांसा दर्शन है वो प्रमुख रूप से वेदों पर ही प्रतिपादित कर्म कांड के विषय पर आधारित है। समझ गए। उसके बाद है वेद विश्व के सभी प्राचीन साहित्य धर्म में सर्व प्राचीन ग्रंथ है। वेद है वो सर्व प्राचीन ग्रंथ है, मैंने आपको आगे ही बताया। ऋषियों ने पश्यंती तथा मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर अपने हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। तो ऋषि जो थे, हमारे पुराने जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी, तो ऋषियों ने वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त किया, तो पश्चिमी, मध्यमा, वैखरी, ऐसे आपने सुना होगा, शायद आपने जब पढ़ाई की होगी तब ऐसा 3 प्रकार की जो है, पश्चिंती, मध्यमा और वैखरी। तो ऐसे जो पश्चिंती और मध्यमा वाणी जो है उसका आश्रय लेकर अपने हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऋषियों ने, तब तो पहले तो कुछ था नहीं, तो तब ऋषियों ने जो वेदों का ज्ञान था वो कैसे प्राप्त किया होगा, तो पश्यंती और मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर अपने हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। समझ गए। उसके बाद है तथा वैखरी वाणी का आश्रय लेकर अपने शिष्यों को और प्रशिष्यों को वह ज्ञान यानी वेद ज्ञान दिया। यहाँ पे आ गया वैखरी, मैंने आपको अभी ही बताया। तो वैखरी ऋषियों ने जब ग्रहण किया तब उन्होंने पश्चंती और मध्यमा वाणी का प्रयोग किया।
उसके बाद जब ऋषि ने जब आपको ज्ञान दिया यानी उनके शिष्यों को ज्ञान दिया, उनके शिष्यों के शिष्यों को यानी प्रशिष्यों को ज्ञान दिया, तब उन्होंने कौन सी वाणी का आश्रय लिया था? तब उन्होंने वैखरी वाणी का ज्ञान लिया था। समझ गए? जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, कोई जैसे मैं जब पढ़ के आती हूँ तो मैं पश्चंती और मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर लेती हूँ, और जब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ, आपको मैं समझाती हूँ, जब आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तब मैं आपको वैखरी वाणी का आश्रय लेकर पढ़ा रही हूँ। ऐसे ऋषि मुनि की जो परंपरा थी, वैसे वेदों का जो ज्ञान था वो प्राप्त किया था। समझ गए? समझ गए? क्लियर है आप सभी? तो एक बार थंब करो, हम आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगी। यस मैम। ओके मनीषा जी, शायद आप न्यू स्टूडेंट हो तो वेलकम आपको, ठीक है। और हमारी जो क्लास है 1 PM को डेली यही टाइम पर होती है, तो डेली ज्वाइन करना, ठीक है। ओके देन हम आगे चलते हैं। वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। वेद शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद ज्ञाने धातु से धज प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। तो यहाँ पे बताया है कि वेद शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो ज्ञानार्थे विद ज्ञाने धातु से धज प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। ये आपको याद रखना होगा कि वेद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो वेद ज्ञाने धातु से धज प्रत्यय करने पर वेद शब्द की उत्पत्ति हुई। और इसका अर्थ क्या है, वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है ज्ञान, यानी ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। अतः वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की राशि का संग्रह। ज्ञान की राशि का संग्रह, ये है वेद शब्द का अर्थ। सर्व ज्ञानमयो ही स, यानी ये मनुस्मृति में पाया जाता है। ये जो शब्द है वो कहाँ पे मिलता है, तो सर्व ज्ञानमयो ही स। तो सर्व ज्ञान जो जिसमें है वो क्या है, वो वेद है, यानी ज्ञान की राशि का संग्रह, ये है वेद। समझ गए? ये उसका बेसिक अर्थ है। वेद ज्ञाने धातु द्य। यस, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कि मनुस्मृति में क्या पाया जाता है और वेद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। समझ गए? उसके बाद क्या है कि पाणिनि व्याकरण में पाणिनि ने क्या से उत्पत्तियां की है वेद शब्द की, तो ये देखते हैं हम पाणिनि के अनुसार। पाणिनि के मतानुसार जो वेद शब्द हैं उनकी व्युत्पत्तियां देखते हैं। समझ गए? तो पाणिनि व्याकरण में की दृष्टि से वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातु से विभिन्न अर्थों में होती है। पाणिनि व्याकरण में वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातु से विभिन्न अर्थों में होती है। तो पहला अर्थ है वेद सत्तायाम, यानी वेद सत्तायाम प्लस शन, उसका अर्थ होता है होना, यानी दिवादी। ओके, दिवादी। उसके बाद है दूसरा वेद ज्ञाने प्लस शप लुक, उसका जो प्रत्यय है वो लगाकर उसका अर्थ होता है जानना, यानी अयादि,
अयादी हैं। उसका बाद है विद विचराणे, यानी श्नम प्रत्यय लगाकर उसका अर्थ होता है विचारना, विचार करना, तो रुदादि यहाँ पे होता है रुदादि। उसके बाद है विद लाभे, विद लाभे, उसका प्लस श प्रत्यय लगता है और उसका अर्थ होता है प्राप्त करना, और वो ये क्या है तो तुदादि। तो यहाँ पे 3 प्रकार के आदि रूप लगे हैं, दिवादि, अदादि, रुदादि और तुदादि। और उसका अर्थ क्या होता है, होना, जानना, विचारना और प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का जो है वो विचार करना, ज्ञान को जानना और ज्ञान होना। ऐसे जो 4 प्रकार के अर्थ बताए हैं वो किसने बताए हैं, बताओ। ये 4 धातु जो है वो किसने दी हैं, बताओ फटाफट से, मैं वेट कर रही हूं ना आपका। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो ले सकते हो। देन हम आगे चलते हैं। रूप प्रतिशाख्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने वेद का अर्थ दिया है कि विदन्ते, ज्ञानन्ते, लभ्यन्ते एबी धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा, यानी जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी जो पुरुष चतुष्टय है उसका अस्तित्व का बोध कराता है, जिसे पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति होती है, वो है वेद। समझ गए वेद क्या है, तो जो मनुष्य के पुरुषार्थ चतुष्ट की यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसका जो बोध कराता है, उसके अस्तित्व का बोध कराता है, वो पुरुष चतुष्ट की प्राप्ति वेद है। ओके, तो आगे हैं आचार्य सायण ने वेद शब्द की व्याख्या करते कहा है कि जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति, जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। तो सायण का कहना क्या है कि इष्ट की प्राप्ति यानी हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये जो प्राप्ति कराता है वो, और अनिष्ट का निवारण यानी अनिष्ट न होने देना, तो उसका अलौकिक उपाय बताता है, वो है वेद। हाउस द जोश, क्लास में आपका जोश कैसा रहा बता दो एक बार, कैसे लगा। आगे भी है क्लास, कंटिन्यू कराते हैं, पर एक बार आप क्लास में है कि नहीं उसका ध्यान रहे, इसीलिए लेकर आई हूँ कि हाउस द जोश, आपका जोश कैसा रहा क्लास में, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड हो रही है उसमें क्या इंटरेस्टेड हो।
आपका जोश कैसा है? हाई है? या वेरी हाई है? हाउस द जोश? आपका उत्साह कैसा है? क्लास में पढ़ने का कैसा लग रहा है आपको, वो बताना है आपको। चलो चलते हैं हम आगे। वेदों में जो वेदों के अर्थ है उसमें प्रयुक्त मुख्य शब्द, वेद का अर्थ उसमें प्रयुक्त मुख्य शब्द का यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे श्रुति, आगम, निगम, त्रयी, छंदस, अमन, सद्या, इन जे 6 शब्द हैं उसके बारे में यहाँ पे बात बताई है। ठीक है, ओके। तो वेद के अर्थ में श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आम्नाय, स्वाध्याय, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो कैसे प्रयोग होता है तो देखते हैं। तो पहला है श्रुति। तो वेदों को गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर श्रुति कहा जाता है। पहले क्या था कि लिखने का कोई अस्तित्व नहीं था, तो पहले क्या होता था, गुरु शिष्य की परंपरा, यानी गुरु जब गुरुकुल में जब शिष्य पढ़ने जाते थे तब गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, गुरु पढ़ाए और शिष्य सुने, उसकी जो श्रवण परंपरा है उससे सुरक्षित रखा जाता था। तो वो है श्रुति, उसे कहते हैं श्रुति। तो श्रुति परंपरा भी वेदों में प्रचलित थी पहले। ओके, उसके बाद है निगम। श्रुति समझ में आया, फिर हम निगम पर जाते हैं। तो एक बार थंब कर लो। श्रुति में क्या होगा कि गुरु और शिष्य की जो श्रवण प्रक्रिया है, श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखा। जब गुरु थे तो गुरु शिष्य को देते थे, तो शिष्य जो है वो अपने जो ज्ञान है उसका सुरक्षित अपने माइंड में रखते थे और उसके जो सुरक्षित जो संग्रह करते थे उसे क्या कहते थे, श्रुति। ओके, उसके बाद है निगम। तो निगम का अर्थ है सार्थक अथवा अर्थबोधक, यानी सार्थक करना और अर्थबोध करना, ये हो गया निगम का अर्थ। सार्थक करना और अर्थबोध करना, ये होगा, यहाँ पे होगा श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखना। तो निगम में क्या है कि सार्थक करना या फिर अर्थबोधक करना। तो वेदों को जो साभिप्राय है, सुसंगत है और गंभीर अर्थ है उसको बताने के लिए निगम कहा जाता था। यानी वेदों में ऐसे काफी शब्द हैं तो उसको अर्थबोध करना, खुद अपने अंदर जो अर्थबोध करना, सुसंगत करना और उसका जो सार्थक करना, उसका जो शब्द है उसको अपने माइंड में सार्थक करना, समझना जो है वो है निगम।
ओके, उसके बाद है आगम। आगम शब्द का प्रयोग होता है वेद और शास्त्र दोनों के लिए। तो आगम है तो वेद के लिए है और शास्त्र है, दोनों के लिए प्रयोग होता है आगम। उसके बाद है त्रयी। त्रयी शब्द का जो प्रयोग है वो वेदों के लिए होता है। त्रयी का अर्थ होता है तीन वेद। तो कौन कौन से तीन वेद? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये जो वेद त्रयी हैं वो किनको बोलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओके, इसके अंतर्गत चारों वेदों को रखा गया है। उसके बाद है छंदस। छंदस शब्द छंदी संवरणे चुरादी घड़ी धातु से बनता है। तो क्या छंद शब्द किससे बनता है? यस, तो छंदी संवारणे चुरादी गणी धातु से बनता है। कौन सा शब्द? छंदस। याद रखना होगा, छंदस की व्युत्पत्ति है ये। तो उसका अर्थ क्या होता है? तो छंदस, उसका अर्थ होता है ढकना या फिर आच्छादित करना। यानी छंद क्या है? जो संगीत है उसको ढकता है, यानी उसका जो ताल है उसमें लय लाता है, उस पर आच्छादित होकर अच्छे ढंग से वो गाया जाता है। ऐसे जो छंद है, मंदाक्रांता हो गए, ऐसे जो छंद है शिखरिणी हो गए, ऐसे जो छंद है उसका अर्थ क्या होता है? ढकना या फिर आच्छादित करना। तो ये भी याद रखना होगा, ये व्युत्पत्ति है उसकी। छंदी संवारण चुरादी धातु चुरादी गणी धातु, ये उसकी व्युत्पत्ति है और ये इसका अर्थ है। उसके बाद है चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। पाणिनि ने बहुलम छंदसी अष्टाध्यायी के जो सूत्र है उसके द्वारा वेदों को छंदस कहा गया है। पाणिनि ने वेदों को बहुली छंदसी, उसमें उसके सूत्रों के द्वारा वेदों को क्या कहते हैं? छंदस। ठीक है, पाणिनि ने वेदों को भी छंदस कहा है। फिर है यास्क ने छंदस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे की है? यास्क ने। तो ये भी याद रखना होगा कि छंदस शब्द की पाणिनि की व्युत्पत्ति, यास्क की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो ये याद रखना होगा आपको। तो यास्क ने छंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्त में छंदासी छंद नात कहा है। ये हो गया यास्क के अनुसार। उसके बाद है आम्राय। छठा जो पार्ट है वो आम्राय। आम्राय शब्द का जो ना अभ्यासे, ओके कहाँ गए, हाँ, ना अभ्यासे भवादि गणी धातु से बनता है। अम्राय शब्द का अर्थ यहाँ पे उसकी उत्पत्ति है, ना अभ्यासे भवादि गणी धातु से बनता है। यह वेदों के प्रतिपादित अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। आम्राय किस पर बल देता है? तो वेदों के प्रतिपादित अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। उसके बाद दंडी ने यहाँ पे बताया है आम्राय का जो प्रयोग क्या है, तो दंडी ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो दंडी ने किस में बताया है? हमने ऑथर और राइटर के नाम भी पढ़े थे। तो दंडी की रचना कौन सी थी? बताओ जल्दी से, हमने पहले ही क्लास करवाया है ऑथर राइटर का। फटाफट से आंसर दोगे तो अच्छा रहेगा।
दंडी की रचना कौन सी है? दंडी ने किसकी रचना की है? आंसर आपके सामने ही है, पर आपको खुद आंसर देना है। ऐसे लो काम नहीं चलेगा यार। संस्कृत के स्टूडेंट होकर इतने लो इज नॉट फेयर। दश कुमार चरित मैम, यस, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल। तो जो दश कुमार चरित है दंडी की रचना है, तो दश कुमार चरित में दंडी ने क्या प्रयुक्त किया है वेद के लिए? तो वेदों के लिए अन्वय का प्रयोग करते हुए कहा है कि अदिति चतुषु अन्वयेषु, यानी चारों वेदों का ज्ञात। तो क्या है? चारों वेदों का ज्ञाता। अन्वय में क्या है प्रयुक्त किया है दंडी ने दश कुमार चरित में कि अदिति चतुर्षु अन्वयेषु, अन्वय में चारों वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, समझ गए? ओके, देन आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? तो स्व अर्थात आत्मा के विषय में मनन करना, चिंतन करना और प्रतिदिन अभ्यास पर बल देना, ये हो गया स्वाध्याय। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने स्वाध्याय सॉल्व किया था, याद है सबको? कि जब हमारा यूनिट वाइज जब यूनिट चल जाता था उसके बाद क्या आता था? स्वाध्याय आता था। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता था कि हमने जो पाठ में पढ़ा तो वो क्या पढ़ा उसको मनन करना, चिंतन करना और वही प्रतिदिन अभ्यास पर बल देना, वो हो गया स्वाध्याय। समझ गए? तो शतपथ ब्राह्मण यहाँ पे प्रयुक्त है कि शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में किसका प्रयोग हुआ है? स्वाध्याय शब्द का। उसके कैसे हुआ है? तो यहाँ पे बताया है स्वाध्यायो द्वेतव्य, अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। जो वेद है उसको अध्ययन बार बार रिपीट करना चाहिए ताकि हमें अच्छे से आ जाए। तो उपनिषद में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग है। उसके बाद है स्वाध्याय प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम, जो तैत्तिरीय उपनिषद में है। कहां पे है? तैत्तिरीय उपनिषद में। तो उसका अर्थ है वेदों के अध्याय और प्रचार में प्रमाद न करे। जो वेद है उसका अध्ययन करने में और उसका प्रचार करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से उसका ज्ञान करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रमाद का अर्थ क्या होगा? कि आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आज का क्लास वैदिक साहित्य का जो व्युत्पत्ति और उसका अर्थ था, समझ में आया सभी को? क्या समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ। क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े आज? कौन रिमाइंड करेगा? फटाफट से मैसेज करके कौन रिमाइंड कराएगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा?
हिमांशु कुमार, ये संस्कृत की क्लास है, बेसिक संस्कृत की क्लास है, जो कि हमारी सभी कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं उसमें आती है, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो वो पूछ सकता है, आपके पास टाइम्स है अभी। वैदिक संस्कृत और सभ्यता, सबसे प्राचीन वेद, यस, वेद शब्द की व्युत्पत्ति, वेद शब्द का अर्थ और वेद शब्द में प्रमुख जो प्रयुक्त होते हैं, वेद शब्द में प्रयुक्त होते मुख्य शब्द, ये 3 टॉपिक्स हमने आज पढ़े। 3 टॉपिक्स क्या क्या? वेद शब्द की उत्पत्ति, वेद शब्दों का अर्थ और वेद में प्रयुक्त मुख्य शब्द। तो कौन कौन से मुख्य शब्द हैं? श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, अन्वय, स्वाध्याय। ये हो गए 7 शब्द। हमारा नेक्स्ट क्लास कल क्या हमारे कल जो क्लास है उसमें वेदों का रचना काल होगा। क्या होगा? वेदों का रचना काल। वेद की कब उत्पत्ति हुई, वेद कितने प्राचीन हैं, उसका जो समय अवधि है, उसके जो प्राचीन विद्वान हैं, उसके जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उनका क्या मत है, वो सब हम कल पढ़ने वाले हैं, वेदों का रचना काल। तो प्लीज डू जॉइन अस 1 PM ओनली ऑन फिल द फॉर्म। फीडबैक, आपको क्लास कैसा लगा, फीडबैक के रूप में आप बता सकते हो। इनका कहाँ बताया गया है इसके बारे में जाने, मैं स्वाध्याय निगम, ओके। हिमांशु कुमार, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन करने के लिए नहीं आए हो, सॉरी फॉर दिस, बट ये क्लास है। क्लास में ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई पर फोकस करो। फीडबैक आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। डेली के डेली अनामिका जी का ही कमेंट आता है, आप सभी का नहीं आता है, तो प्लीज़ सभी लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में करें। जो हमारा क्लास है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक करना चाहिए, ठीक है। मुझे टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए जो दी उस पर मैं ओके अनामिका जी, आपका मैं बता रही हूँ कि जो हमारा ये कॉन्टेक्स्ट नंबर है ना, ये कॉन्टेक्स्ट नंबर है अनामिका जी, आपके लिए बोल रही हूँ। तो ये कॉन्टेक्स्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो कि हमें संस्कृत के टीजीटी पीजीटी ग्रुप में ऐड होना है, तो हमें ऐड कर लीजिए। ऐसा ये नंबर है, उस पर आप कॉल कर लेना, ठीक है। समझ गए आप अनामिका जी? उसके बाद टीजीटी पीजीटी का जो टाइमिंग है हमने आपको पहले ही बताया। करंट जीके इंडिया, रीजनिंग, संस्कृत, जनरल मैथ और जो हमारा क्लास है एनवीएस की अभी स्टार्ट नहीं हुई, बहुत जल्द हो जाएगी। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय।